हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आर्यन एजुकेशनल एकेडमी। दिस इज सरिता। फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। चलिए आज देखते हैं हम मैथ की पेडागोजी। आज हम लेके आए हैं दोस्तों आपके लिए मैथ की पेडागोजी। जैसा कि आप जानते हैं, एक प्रैक्टिस सेट में होते हैं 150 क्वेश्चन। 150 क्वेश्चन में 30 क्वेश्चन के 5 पार्ट होते हैं। इन 5 पार्ट्स में सीडीपी, ईवीएस, मैथ, हिंदी एंड आपका लैंग्वेज में आप चाहो तो उसमें हिंदी ले सकते हो, इंग्लिश ले सकते हो, उर्दू ले सकते हो, आपकी जो भी भाषा है वो आप ले सकते हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम आपको जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था, आप देख सकते हैं और एक लाइन से एक स्टेप बाय स्टेप आप देखते आएंगे तो आपकी पूरी प्रैक्टिस सेट पूरा हम करा रहे हैं, जो कि आपको तैयार हो जाएगा। तो आज है मैथ की पेडागोजी। इसमें फ्रेंड्स आप कर चुके हैं, सीडीपी कराया जा चुका है और ईवीएस कराया जा चुका है, हिंदी कराया जा चुका है। अब हम मैथ लेकर आए हैं, तो पेडागोजी के लिए आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, पेडागोजी आपकी पूरी कराई जाएगी यहाँ पर। तो मैथ की पेडागोजी के कुछ क्वेश्चंस हैं, जो कि कुछ फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन मिलेंगे आपको और कुछ टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन। सो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि किस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं, उसके क्या आंसर हो सकते हैं, तरीका क्या होगा आंसर में सही आंसर पर जाने का। सो फ्रेंड्स, स्टार्ट नाउ। ओके, आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे फ्रेंड्स। क्वेश्चन आपका है, देखिए नंबरिंग पर मत जाइएगा, क्योंकि नंबरिंग जो है सेलेक्टेड क्वेश्चन है आपके, क्योंकि आप जानते हो कि इसमें मैथ की क्वेश्चंस भी होते हैं और ये अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन भी होते हैं। तो मैथ के जो क्वेश्चन होते हैं वो बोर्ड पे कराने पे ज़्यादा कंफर्टेबल होता है, ठीक होता है। यहाँ पे आप नहीं समझ पाओगे तो फिर ठीक है, हम यहाँ पे पेडागोजी लेकर आए हैं, पेडागोजी आप समझिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। निम्न में से कौन सी विधि देखो, सुनो और समझो के सिद्धांत पर आधारित है? देखिए, यहाँ पे कहा जा रहा है देखो, सुनो और समझो। चार ऑप्शंस हैं, जिसमें देखो, सुनो और समझो, देखना, सुनना और समझना तीनों इंक्लूड होगा। उस विधि को आप यहाँ पे राइट ऑप्शन मानोगे, सही आंसर होगा वो आपका। तो चलो देखते हैं ऑप्शंस। फर्स्ट ऑप्शन आपका प्रयोगशाला विधि, एंड सेकेंड है प्रदर्शन विधि, थर्ड है व्याख्या विधि एंड फोर्थ है अनुसंधान विधि। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पर देखो, सुनो और समझो, ध्यान दीजिएगा। देखो, सुनो और समझो, इस चीज को आप अप्लाई करेंगे किस पर हो सकता है? प्रयोगशाला विधि जो है ये करने की बात है। प्रयोगशाला विधि में हम जैसे साइंस की लेबोरेटरी में प्रयोग किया जाता है, तो उस तरीके से वो हुआ, उसमें सुनने की बात नहीं आएगी। व्याख्यान विधि में आप सुनते हैं व्याख्या, लेकिन देखने की बात, उसमें देखना समझना कुछ खास नहीं है, किसी को देख करके उसकी व्याख्या सुनना, तो सुनना उसमें ज़्यादा प्रभावी होगा। तो इस तरीके से, तो देखिए हम इसी तरीके से निकालते हैं कि प्रयोगशाला विधि जो होती है वो लेबोरेटरी में प्रयोग किया जाता है, करके सीखा जाता है, तो वो नहीं होगा। व्याख्यान विधि संपूर्णतः ये सुनने पर आधारित है, व्याख्यान सुना जाता है। और आपका यहाँ प्रदर्शन विधि और अनुसंधान विधि, अनुसंधान विधि भी खोज एक तरीके से करने की चीज़ है, एक्टिविटी बेस्ड है। तो यहाँ पे देखिए, प्रदर्शन विधि ही एकमात्र ऐसा ऑप्शन निकल के आता है जो कि प्रदर्शन दर्शन अर्थात देखने की बात। पहला ऑप्शन क्या है आपका? देखो, मोस्ट इंपॉर्टेंट, देखो, सुनो और समझो। तो दोस्तों कुछ ऐसी चीज़ें, प्रदर्शन मान लीजिए एग्जीबिशन लगाई जाए किसी चीज़ की, तो उसको हम देखते हैं, फिर उसके बारे में अगर जिसने एग्जीबिशन लगाया है, प्रदर्शनी लगाई है, उससे हम पूछेंगे, तो उसके बारे में जानेंगे, सुनेंगे भी और फिर उसे समझेंगे भी। तो देखो, सुनो और समझो, ये तीनों चीज़ें इंक्लूड होती हैं आपकी प्रदर्शन विधि पे। सो राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा प्रदर्शन विधि। ऐसी विधि है जिसमें देखना, सुनना और समझने के सिद्धांत पर ये आधारित है। सो राइट ऑप्शन आपका सेकंड हुआ। आगे बढ़ते हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई छात्र 5050 को 550 लिखता है। 5050 को 550 लिखता है, इसका अर्थ है कि स्थानीय मान की अवधारणा स्पष्ट नहीं है, संख्याओं का ज्ञान नहीं है, गणित का ज्ञान नहीं है, या जोड़ का ज्ञान नहीं है। देखिए दोस्तों, आपके ऐसे क्वेश्चन भी बनते हैं जो कि आपके प्लेस वैल्यू पे रिलेटेड होते हैं। प्लेस वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन बन जाते हैं, उसमें कभी फेस वैल्यू प्लेस वैल्यू को ऐड करने के लिए कह देता है, कभी फेस वैल्यू प्लेस वैल्यू को अलग करने के लिए कहता है, फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू का मल्टीप्लाई हो जाता है। इस तरीके से क्वेश्चन आपके बनते हैं। तो यहाँ कुछ इस तरीके से है, क्योंकि ये पेडागोजी बेस्ड है। तो 5050 आप सभी लिख पाएंगे। 5050 तो वो कैसे लिखा जाएगा? यहाँ पर देखिए लिखा है 550 लिखता है जो बच्चा, इसका अर्थ क्या है? क्या बात है कि वो 5050 को 550 लिखता है? स्थानीय मान की अवधारणा स्पष्ट नहीं है। ये तो बिल्कुल सही लग रहा है, क्योंकि स्थानीय मान की अगर अवधारणा सही हो तो वंस, टेंस, हंड्रेड
और 1000 करके लिखा जाए ऊपर, मतलब इकाई, दहाई, सैकड़ा और हजार, इस तरीके से बना के 1 10 100 1000, किसी भी कॉन्सेप्ट में आप उस तरीके से करके अगर लिखें तो उस बच्चे को पूरी तरीके से ये पता होता है कि 1000 की जगह पे कोई भी नंबर हम नहीं लिखे हैं तो ये हमारा गलत होगा। बट बच्चे को शायद स्थानीय मान, प्लेस वैल्यू का की अवधारणा, उसका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, तो आपका राइट ऑप्शन तो आपका हो जाएगा यही फर्स्ट। क्योंकि संख्याओं का ज्ञान नहीं है। अगर संख्याओं का ज्ञान नहीं होता तो बच्चा 550 भी नहीं लिख पाता। गणित का ज्ञान नहीं है, गणित का ज्ञान, इसमें गणित करने की बात नहीं आ रही है, सिर्फ संख्या लिखने की बात है। मान लीजिए लिखना भी है तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार समझते हुए लिखना है, तो गणित की बात है यहाँ पर। लेकिन गणित का ज्ञान ना होता तो कुछ भी नहीं लिख पाता बच्चा, बट बच्चे ने 550 लिखा है, तो आपका ये भी ऑप्शन नहीं होगा। जोड़ का ज्ञान नहीं है, जोड़ने की यहाँ बात ही नहीं है, तो ये ऑप्शन भी नहीं हुआ। सो देखिए राइट ऑप्शन आपका हो गया फर्स्ट, स्थानीय मान की अवधारणा, जो स्थानीय मान का, प्लेस वैल्यू का कॉन्सेप्ट है, वो क्लियर नहीं है कि इस संख्या में हजार की बात हुई है तो आप 1000 का भी एक नंबर होगा। सो फ्रेंड्स राइट ऑप्शन आपका फर्स्ट। आगे बढ़ते हैं। देखिए मैथ की बात हो रही है कि मैथ की प्रकृति कैसी होती है, मैथ किस नेचर का होता है। तो ऑप्शंस है, ये फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है। सजावटी, तार्किक, काठिन्य और कॉमन, सामान्य, मतलब सामान्य के लिए नहीं, कॉमन के लिए नहीं। तो देखिए गणित सबके लिए होती है। ये क्वेश्चन आपका अगर कहें कि किसी व्यक्ति विशेष के लिए गणित नहीं होती, तो यहाँ पे आपका देखिए सामान्य के लिए नहीं, ये तो नहीं होगा। क्योंकि सामान्य के लिए नहीं तो क्या एक सिर्फ किसी स्पेसिफिक पर्सन के लिए होती है, तो नहीं, गणित जो है, मैथ जो है, सबके लिए अनिवार्य है। वो इसलिए पढ़ करके उच्च लेवल पे जाने के लिए अनिवार्य नहीं है, बल्कि अपने लाइफ में, रोजमर्रा के जीवन की जो गणितीय समस्याएं हैं उनके समाधान के लिए, उनके प्रॉब्लम के सलूशन के लिए, जो छोटी मोटी चीज़ें हर मनुष्य को, हर आदमी को फेस करनी होती है, का उन चीज़ों का ज्ञान हो सके, उन चीज़ों को अच्छे से किया जा सके। इसलिए इसलिए यहाँ पे आपका ये तो नहीं होगा, क्योंकि वो सबके लिए इम्पॉर्टेंट है। तो आपका ये फर्स्ट फोर्थ नहीं होगा। अब कठिनता, देखिए कठिन कोई भी चीज़ नहीं होता, उसे कठिन बनाया जाता है, या कठिन तरीके से ना पढ़ाया जाए तो वो कठिन होता है। अगर उसे अच्छे से पढ़ाया जाए या उसको बेस से ही अगर कराया जाए, कोई भी चीज़ पहले स्टार्ट होती है, फर्स्ट फर्स्ट सीढ़ी, फिर फर्स्ट, फिर सेकंड, फिर थर्ड, ऐसे स्टेप बाय स्टेप चलती है, तो कुछ भी कठिन नहीं है। माना जाए तो हर एक चीज़ कठिन है, माना जाए तो कुछ कठिन नहीं है, चाहे इंग्लिश मैथ हो, इंग्लिश हो, या फिर आपका हिंदी ही क्यों ना हो। जो दूसरी भाषा के लोग हैं, अंग्रेज, उन्हें हिंदी बोलने में कठिनाई होती है, तो वो उनकी भाषा नहीं है इसलिए कठिन है। तो जो जिस चीज़ को आप नहीं अपने पास रखते हो, जिस चीज़ को आप नहीं करते हो, जिस चीज़ से आप अपने आप को दूर कर लेते हो कि नहीं ये कठिन है, जिस चीज़ को भी आप मान लेते हो कि कठिन है, तो वो कठिन है। तो कठिन कुछ भी नहीं होता। हर एक चीज़ स्टेप बाय स्टेप किया जाए तो सब चीज़ सीखा जा सकता है। और तो यहाँ पे देखिए ये भी नहीं होगा। इस तरीके से आप सोचेंगे, ये नहीं मान के चलेंगे कि अगर आपको लगता है कि ये कठिन है तो कठिन है, नहीं। तार्किक और सजावटी, अब देखिए तार्किक और सजावटी, तो मैथ ऐसी चीज़ है जिसमें तर्क तो लगाना होता है, तार्किक तो है, लॉजिकल है, लॉजिक होता है मैथ में। और सजावटी, तो मैथ में सजाने जैसी ऐसी कोई चीज़ें नहीं होती, सजावटी तो आपका पहले ही क्रॉस हो जाएगा। तो सो फ्रेंड्स राइट ऑप्शन आपका निकल के आ गया सेकेंड, तार्किक। मैथ की जो प्रकृति होती है वो तार्किक होती है, लॉजिकल होती है। सो फ्रेंड्स राइट ऑप्शन आपका सेकेंड हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। भिन्नों की संकल्पना से परिचित कराने के लिए एक अध्यापक प्रारंभ कर सकता है। देखिए भिन्न की संकल्पना, भिन्न क्या होती है, 1/2 या 1/2 ऐसे करके जो बनी हुई संख्या होती है, वो जो होती है उससे परिचित कराना है एक टीचर को। एक टीचर के सामने ये कॉन्सेप्ट है कि एक बच्चे को उसकी संकल्पना से परिचित कराओ। भिन्न कराना नहीं है दोस्तों, यहाँ पे भिन्न की संकल्पना से परिचित कराना है कि भिन्न होता क्या है। बच्चा ये जान जाए कि ये चीज़ ऐसी है, मतलब किसी ऐसे, देखिए भिन्न जो है, अगर आप कहें बच्चे को कि 1/2 या 4/2 या A/B, तो बच्चे को ये चीज़ समझ में नहीं आएगी। हाँ, हम ये कहें कि बच्चे को अगर शुरू से कॉन्सेप्ट समझाना है, तो किसी भी चीज़ को आप दिखाइए कि ये पूरी चीज़ है और इसका अगर हाफ कर दिया जाए तो ये पूरे का आधा हो गया, यानी 1/2 हो गया। अगर फोर्थ पार्ट कर दिया जाए तो 1/4 हो गया, 1/4 हो गया। तो इस तरीके से बच्चा, पहले आप किसी चीज़ को कुछ वस्तुओं से अगर दिखाएं तो वो अच्छे से बच्चा आसानी से समझ लेगा। तो इस तरीके से देखिए ऐसे अगर सिखाई जाए तो कोई भी चीज़ टफ नहीं होती है, कठिन नहीं होता है। इसलिए मैं कहती हूँ कि गणित कठिन नहीं है, कोई भी चीज़ कठिन नहीं है। हाँ, उसका तरीका,
स्टार्टिंग से उसे किस तरीके से आपके सामने रखा गया। तो चलिए यहाँ देखते हैं विभिन्न भिन्नों के अंश और हरों की पहचान कराकर। देखिए सिर्फ अंश और हरों की पहचान करा के आप ये नहीं परिचित करा सकते कि ये अंश है तो ऐसी भिन्न है, ये संख्या है तो ये आपके भिन्न हो गए, फ्रैक्शन हो गए। तो नहीं, पहला नहीं होगा, पहचान कराने से हम नहीं पहचान पाएंगे। कितनी संख्याओं का पहचान कराएंगे आप बच्चे को? तो पहचान कराना वो कॉन्सेप्ट नहीं है कि भिन्न होता क्या है। पहचान कराना ये है कि भिन्न के दो पार्ट होते हैं जिसमें अंश होता है और हर होता है। तो ये पहला तो नहीं होगा। और एक संख्या रेखा पर भिन्नों को ज्ञात कराकर, संख्या रेखा पर भी अगर आप भिन्नों को ज्ञात कराएं तो वो फर्स्ट स्टेप नहीं है। आप ध्यान दीजिए, भिन्नों की संकल्पना से परिचित कराने के लिए एक अध्यापक प्रारंभ कर सकता है। दोस्तों एक बात ध्यान से फिर सुनिएगा कि अगर आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में अगर आपको क्लियर करना है अपना, तो एक एक शब्द में ही छुपी होती है सीटेट की को पास करने का गूढ़ रहस्य। अब जैसे देखिए आप क्वेश्चन को एक शॉर्टकट में आपने पढ़ लिया, एक सरसरी निगाह में पढ़ लिया और आंसर पे चले गए, फैक्ट जो दिखा आपने कर दिया। पूछा जा रहा है यहाँ पे अध्यापक प्रारंभ कर सकता, मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका ये शब्द है प्रारंभ। भिन्न पढ़ाना नहीं है, भिन्न का हर और अंश ज्ञात नहीं कराना है, ना ही भिन्न के बारे में भिन्नों को a/b के रूप में लिखकर जहाँ b नॉट डिवाइडेड बाय नॉट इज इक्वल बाई 0। तो ये सब चीज़ें भिन्न के बारे में हैं, बिल्कुल सही है। हो सकता है आपकी थर्ड ऑप्शन पे चले जाएं कि यही होता है भिन्न का मतलब, भिन्न का अर्थ स्वरूप ही यही हुआ कि a/b के रूप में हो जहाँ b का मान 0 ना हो। तो आप यहाँ पे जा सकते हैं, लेकिन देखिएगा यहाँ लिखा गया एक अध्यापक प्रारंभ कर सकता है। वो स्टार्ट कहाँ से करेगा? बच्चे को भिन्न की संकल्पना, भिन्न के बारे में बताना है कि भिन्न होती क्या है, तो स्टार्ट कहाँ से करेगा? तो देखिए बिल्कुल आपका फोर्थ ऑप्शन सही होगा, क्योंकि जो मैंने बताया उनके आसपास की वस्तुओं के भिन्नात्मक भागों की पहचान कराकर। भिन्नात्मक भागों का अर्थ क्या हुआ? आसपास की चीज़ों से, जैसे बाग से कई ढेर सारे फूल लेते आए और उसमें से अलग कर दिया गया, आधा आधा या 1/3 कर दिया गया या 1/4 कर दिया गया। फिर बताया गया कि देखिए जैसे एक एप्पल ही ले लिया जाए बच्चे के लिए, एक एप्पल ले लिया जाए, एप्पल को पहले दिखाया जाए कि बेटा ये पूरा एक एप्पल है, और फिर उसके बाद उसका पार्ट कर दिया जाए। तो देखिए ये दो हो गए, ये किस में से दो हुए? ये एक में से ही दो हुए। तो इस तरीके से बताया गया ये एक का जो दो भाग हुआ वो 1/2 हुआ। इस तरीके से बच्चे आसानी से समझ आएंगे। और फर्स्ट स्टेप प्रारंभ कर सकता है, जो फर्स्ट स्टेप की बात हुई है तो वो आपका फर्स्ट स्टेप ये फोर्थ ऑप्शन होगा, जो कि फर्स्ट स्टेप के लिए बिल्कुल सही है। इसी तरीके से कॉन्सेप्ट को स्टार्ट करना चाहिए। सो फ्रेंड्स, आई होप आप समझ पाए होंगे। क्वेश्चन इसी तरीके से बनते हैं, थोड़े लॉजिकल होते हैं, वहाँ पे आपको थोड़ी सी लॉजिक लगाकर और क्वेश्चन को बिल्कुल ध्यान से समझ करके बताना होता है। देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन सा केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है? केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है कौन सा? तो देखिए माध्य, माध्यिका, बहुलक, परास। अब यहाँ पर देखिए फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन ही है, बट देखेंगे आप यहाँ ध्यान देंगे, क्वेश्चन की फॉर्म नेगेटिव है। केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है। केंद्रीय प्रवृत्ति की माप जो है देखिए इसमें माध्य, माध्यिका, बहुलक और परास। तो यहाँ पे जो हो जाएगा आपका जो परास होता है, रेंज जो होता है, इसको छोड़कर, ये रेंज जो होता है इसको छोड़कर सभी आपकी केंद्रीय प्रवृत्ति की माप है। माध्य जो होता है, माध्यिका, बहुलक, माध्य, माध्यिका और बहुलक, ये केंद्र की प्रवृत्ति जो होती है उसका माप होता है। प्रवृत्ति की माप होती है माध्य, माध्यिका और बहुलक। लेकिन ये जो परास है इसको हम इंग्लिश में कहते हैं रेंज। रेंज जो है वो केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है। सो राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा फोर्थ, केंद्र राइट ऑप्शन फोर्थ आपका केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है। देखिएगा ध्यान से, नहीं है पूछा गया है तो परास, ये आपका राइट ऑप्शन हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस प्रकार के मूल्यांकन का मुख्य अभिप्राय विद्यार्थियों को फीडबैक देना है? देखिए मूल्यांकन की बात हो रही है, कैसा मूल्यांकन हो जिसका अभिप्राय होता है कि बच्चों को, विद्यार्थियों को, स्टूडेंट को फीडबैक देना। रचनात्मक मूल्यांकन, निदानात्मक मूल्यांकन, सारांशात्मक मूल्यांकन और भविष्यात्मक मूल्यांकन। यहाँ पर देखिए भविष्यात्मक मूल्यांकन, ये कोई बात नहीं हुई, भविष्य में मूल्यांकन नहीं बल्कि व्यापक मूल्यांकन और सतत मूल्यांकन होना चाहिए। सारांशात्मक मूल्यांकन, सारांश के अंत में, तो सारांश का अंत क्या होगा? पूरे एक टॉपिक जो है उसको पढ़ा के उसके बीच बीच में ही आपको हर एक चीज़ का मूल्यांकन करते जाना होता है, असेसमेंट करते जाना होता है। तो आपका ये देखिए भविष्यात्मक मूल्यांकन,
एंड सारांशात्मक मूल्यांकन तो नहीं होगा। अब यहाँ पे निदानात्मक मूल्यांकन, निदानात्मक मूल्यांकन का अभिप्राय क्या होता है कि निदानात्मक का अर्थ हुआ है कमजोरियों का पता लगाना, एंड उपचारात्मक होता है उस कमजोरी को दूर करना। तो निदानात्मक मतलब पता लगाना, जो कि एक टीचर के द्वारा किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए फीडबैक देने की बात हो रही है, न कि पता लगाने की बात हो रही है। तो यहाँ पे आपका निदानात्मक भी नहीं हुआ। अब आपके पास एक ही बच गया जो कि सबसे बेस्ट है, रचनात्मक, सृजनात्मक, क्रिएटिविटी। जो क्रिएटिविटी होती है इसके लिए आप किस प्रकार के मूल्यांकन को, क्रिएटिविटी जैसे मूल्यांकन को रचनात्मक, सृजनात्मक, रचनात्मक जगह पे आप सृजनात्मक लिख सकते हैं, रचनात्मक या सृजनात्मक लिखा जाए तो वही होगा कि मूल्यांकन का मुख्य अभिप्राय जो विद्यार्थियों को फीडबैक देना है। फीडबैक देने से रचनात्मक क्रियाएं एक्टिव होती हैं। हाँ बेटा आपने बहुत अच्छा किया, वेरी नाइस, वेल डन, वेरी गुड। आप जो इस तरह कहकर बच्चों को फीडबैक देते हो, प्रोत्साहित करते हो, उस वो रचनात्मक मूल्यांकन एक तरीके से है। बच्चे और भी करने के लिए एक्टिव होते हैं। सो फ्रेंड्स यहाँ पे आपका हो जाएगा रचनात्मक मूल्यांकन इज द राइट आंसर फर्स्ट। चलिए देखिए आगे देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स ये जो क्वेश्चन है थोड़ा लेंदी है, अब समझना है, कॉन्सेप्ट है, और ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं फ्रेंड्स। अगर देखिए पेडागोजी पूरी कराई जा रही है यहाँ पे। सो फ्रेंड्स आपको पढ़ना है, और देखिए प्रैक्टिस के ऊपर सब कुछ होता है। आप देख रहे हैं हमारा चैनल, और देखने के बाद उस चीज़ को अगर आप अपने खुद पे अप्लाई नहीं करोगे तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। तो आपको अप्लाई करना है, जो मैं जिस तरीके से बता रही हूँ। हमारी वीडियोस को देखिए, सब्सक्राइब कर लीजिए पहले हमारा चैनल, और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। आपको डेली नोटिफिकेशंस मिलेंगे, आप डेली वीडियोस मिलेंगे, क्योंकि हम डेली वीडियो प्रोवाइड करते हैं। किसी भी दिन वीडियो हमारा स्किप नहीं होता है, किसी भी दिन मिस नहीं होता है। तो फ्रेंड्स डेली आपको मिलेगा, और आप कोई भी क्वेश्चन स्किप मत कीजिए। ये सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। आगे अभी और भी क्वेश्चन है, मैं करा रही हूँ। तो सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और आप उन्हें डेली देखिए। आप रोज़ देखेंगे और मेरे तरीके को समझेंगे कि मैं किस तरीके से निकाल रही हूँ, और उसको आप अपने साथ अप्लाई करेंगे। एक प्रैक्टिस से डेली करेंगे, 30 क्वेश्चन आप डेली करेंगे अगर, तो फ्रेंड्स 100% आपके चांसेस बन जाएंगे कि आप इन 2 महीने में, अगर सामान्य स्थिति रहती है, एग्जाम होता है या फिर पोस्टपोन होता है, क्या होता है, अगर पोस्टपोन होगा तो आपको और समय मिल जाएगा, लेकिन अगर नहीं होता है तो आप इन 2 महीनों में डेली की प्रैक्टिसेस से आप बिल्कुल अच्छा कर पाएंगे। फर्स्ट अटैम्प्ट है तो 100 एबव ला पाएंगे, और अगर सेकेंड अटैम्प्ट है या 2-3 बार से नहीं कर पा रहे हैं तो बिल्कुल 100 से ऊपर लाएंगे। और जो अच्छे विद्यार्थी हैं जिनकी मैथ काफ़ी अच्छी है, वो 100 और 120 130 का टारगेट पूरा कर सकते हैं। बाकी इन चारों सब्जेक्ट पे हमारा कमांड बना हुआ है। इससे अगर आप देखेंगे, पढ़ेंगे तो काफ़ी बेटर समझ पाएंगे कॉन्सेप्ट को। सो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन 105, गणित के अधिगम के प्रति शिक्षार्थी की संवेदनशीलता जागृत करने के लिए प्रभावी उपाय। देखिए गणित के अधिगम के लिए, गणित सिखाना है किसी बच्चे को, और उसके अंदर से संवेदनशीलता जागृत करने के लिए प्रभावी उपाय क्या हो सकता है। ऐसा क्या हम करें जिससे बच्चे के अंदर संवेदनशीलता आए कि उसे गणित सीखना है। देखिए ऑप्शंस क्या कहते हैं। विषय सामग्री को शिक्षार्थी के अनुभव के क्षेत्र से संबंधित करना, बिल्कुल अनुभव अनुभव क्षेत्र से। एक्सपीरियंस द मोस्ट बेस्ट ऑप्शन, अगर बच्चे को एक्सपीरियंस कराया जाए तो बिल्कुल ये होगा। अनुभव क्षेत्र से अगर जोड़ करके कोई भी चीज़ सिखाई जाती है तो वो बहुत ही बेस्ट होती है, और वो काफ़ी समय तक टिकती है। तो अनुभव क्षेत्र से बिल्कुल जोड़ के कराएंगे हम। एंड बी ऑप्शन है, जो पढ़ाया जाना है उससे संबंधित प्राप्त पूर्व ज्ञान की जांच करना। बिल्कुल दोस्तों देखिए ये भी सही है कि जो कराया गया है, जो पढ़ाया गया है, उससे रिलेट करके, उससे कोरिलेट करके हम पूर्व ज्ञान की, कि बच्चे ने क्या सीखा, जो कुछ भी पढ़ाया गया पिछले कॉन्सेप्ट में कितना बच्चा एक्सेप्ट कर पाया। हमारा काम है पढ़ाना, हम पढ़ाते हैं, तो क्या बच्चा उतना कैच कर पा रहा है। तो बिल्कुल ये भी आपका पॉजिटिव वे में जा रहा है, सही होगा। आगे देख लेते हैं हम कि शिक्षार्थियों को अवधारणाओं के अनुप्रयोग, शिक्षार्थियों को अवधारणाओं के अनुप्रयोग से अवगत कराना, बिल्कुल अवगत कराना चाहिए कि कॉन्सेप्ट क्या है, हम क्या सिखा रहे हैं। और जिनमें दैनिक जीवन की स्थितियों से संबंधित अनुप्रयोगों को अधिक प्राथमिकता दी जाए। दैनिक जीवन से संबंधित, स्थितियों से संबंधित, बिल्कुल। देखिए दोस्तों मैंने कहा था कि गणित का मतलब ही यही होता है, उच्च स्तर पर ले जाना नहीं होता है। गणित का अर्थ ये है कि आप उसको डेली बेसिस पे जो आपके लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रही हैं उसको आप सॉल्व कर सको। उसके लिए आप किसी और और पर डिपेंड ना रहो, किसी और के भरोसे ना रहें। अपनी प्रॉब्लम्स का सल्यूशन आप खुद कर सकें, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है डेली की लाइफ में, रोज़ाना की ज़िंदगी में जो जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं उसका। तो ये तो बिल्कुल 100% होगा। अब फोर्थ ऑप्शन डी देख लेते हैं।
ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। अब दोस्तों देखिए यहाँ उपरोक्त सभी आ गया, ऊपर से हम देखते हैं हमें कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं मिला जो कि नेगेटिव वे में जाए। बच्चे के लिए सब कुछ जरूरी है, उसके एक्सपीरियंस जरूरी है और उसे जो कुछ भी पढ़ाया गया उससे उसको कोरिलेट करके उसकी जांच करना भी जरूरी है और कॉन्सेप्ट भी क्लियर होना चाहिए बच्चे का और लाइफ से तो जोड़ के बिल्कुल करना चाहिए। सो फ्रेंड्स, नो प्रॉब्लम, फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर। उपरोक्त सभी यहाँ पे सभी सही होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। बस प्रॉब्लम यहाँ पे यही होती है दोस्तों कि मतलब बड़े बड़े होते हैं, वो पढ़ना होता है और टाइम टेकन होता है। टाइम टेकन होता है तो उसके लिए क्या करेंगे, आप प्रैक्टिस करेंगे और खुद से प्रैक्टिस करने पे कुछ चीज़ें हैं जो समझ में नहीं आती हैं कि इसका क्या होगा, ऐसा हुआ तो कैसे हुआ, किस तरीके से ये आंसर आया। तो उसके लिए आपको देखना पड़ता है, किसी न किसी यूट्यूबर से समझना पड़ता है। तो आइए हमारे चैनल पर सब्सक्राइब कीजिए और समझिए हमारा तरीका, जिससे आप कर पाएंगे बेहतर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपलब्धि परीक्षण एवं नैदानिक परीक्षण में अंतर। देखिए उपलब्धि परीक्षण और नैदानिक परीक्षण, इन दोनों में क्या अंतर है, किस तरीके का अंतर है। उद्देश्यों का अंतर है, प्रकृति का अंतर है, कठिनाई स्तर का अंतर है, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे आपका कठिनाई स्तर की बात मैंने बताया, कठिनाई स्तर का अंतर नहीं होता है। प्रकृति प्रकृति जो होती है गणित की वो तार्किक होती है, ये आप पढ़ चुके हैं, तो प्रकृति का भी अंतर नहीं है। उपलब्धि परीक्षण और नैदानिक परीक्षण, देखिए होता क्या है, पहले नैदानिक परीक्षण जो है वो निदान करने के लिए किया गया परीक्षण, कमजोरियों का पता लगाने के लिए किया गया परीक्षण, ये हो गया नैदानिक परीक्षण। एंड उपलब्धि परीक्षण, अचीवमेंट, बच्चे ने क्या कुछ अभी तक अचीव किया, क्या कुछ बच्चे ने प्राप्त किया, उसके लिए किया गया परीक्षण। तो उपलब्धि परीक्षण और नैदानिक परीक्षण में उद्देश्यों का अंतर होता है। उपलब्धि परीक्षण में हमारा उद्देश्य होता है कि हम बच्चे को क्या सिखा पाए, बच्चे ने हमसे क्या बच्चा हमसे क्या सीख पाया, हमने जो कुछ भी दिया वो बच्चे तक डाइवर्ट हो पाया, बच्चे तक डिलीवर हो पाया सही रूप से कि नहीं, जो हम चाहते थे बच्चे को सिखाना वो हम पूरी तरीके से हम कर पाए या नहीं। और नैदानिक परीक्षण में अगर कहीं कमी रह गई तो वो क्या कमी रह गई ये जानना। तो ये उद्देश्य का अंतर होता है। तो यहाँ पे देखिए राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा फर्स्ट, उद्देश्यों का अंतर। आई होप आप इस क्वेश्चन को समझ पाए होंगे, इस टॉपिक को। मनुष्य के जीवन की गतिविधियां, मनुष्य के जीवन की गतिविधियों में गणित का सर्वाधिक, मनुष्य के जीवन की गतिविधियों में गणित का सर्वाधिक उपयोग होता है, वह है। अब मनुष्य के जीवन में जो गणित का यूज होता है, मैं कई बार बता चुकी हूँ आपको कि सर्वाधिक जो यूज होता है, आप भी समझ पा रहे होंगे कि वह कब होता है, किस समय होता है। सांस्कृतिक रूप में यूज होता है गणित का, या फिर मनोवैज्ञानिक तरीके से, या सामाजिक रूप में, या फिर आर्थिक रूप। तो देखिए मनुष्य के जीवन में गतिविधियों में, मनुष्य के जीवन की जो गतिविधियां हैं, जो कुछ भी उसके लाइफ में हो रहा है, उसमें गणित का सबसे ज़्यादा यूज जो होता है वो कब होता है। देखिए समाज में एक मनुष्य को रहना है, समाज में बहुत उतार चढ़ाव आते हैं, समाज में कब कैसे क्या करना है वो सब कुछ देखते हुए गणित एक तार्किक क्षमता का विकास करने वाली चीज है। तो वहाँ पे गणित का सर्वाधिक प्रयोग होगा तो आपके समाज में होगा। समाज में रहना, समाज में तर्क के द्वारा सबकी बातों को समझना और वहाँ पे एक एडजस्टमेंट के थ्रू के दौरान के तरीके से रहना, कब कैसे कहाँ क्या करना, ये समाज है जहाँ पे लॉजिकल पॉइंट लगाने होते हैं, समझना होता है लॉजिक। तो गणित का सर्वाधिक यूज जो होगा ना सांस्कृतिक में नहीं होगा, संस्कृति में नहीं होगा, मनोवैज्ञानिक भी नहीं होगा, आर्थिक भी नहीं होगा, सबसे ज़्यादा होगा सामाजिक। यहाँ पे 50% लोग आर्थिक पे जा सकते हैं कि आर्थिक स्थिति अगर कमज़ोर है या कुछ है तो वहाँ पे हमें गणित की बात मतलब उस तरीके से हमें गुणा गणित करना पड़ेगा। तो दोस्तों यहाँ आर्थिक की बात ये नहीं कही गई कि आर्थिक स्थिति कमज़ोर है या आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी है, तो आर्थिक रूप से नहीं बल्कि सामाजिक रूप से होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मूल्यांकन का निकटतम संबंध होता है, मूल्यांकन का संबंध जो होता है वो सबसे नज़दीक किससे होता है, विषय वस्तु से होता है, मूल्यांकन प्रविधियों से होता है, या फिर उद्देश्य से होता है, या सीखने की प्रक्रिया से होता है। मूल्यांकन, जैसा कि आपने पीछे क्वेश्चन में देखा कि मूल्यांकन जो था वो उद्देश्य से संबंधित था, क्योंकि उपलब्धि मूल्यांकन और निदानात्मक मूल्यांकन के बारे में बात हो रही थी, तो वो किस पर डिपेंड था, उद्देश्यों पर। उद्देश्य क्या होता है उस चीज़ का, तो मूल्यांकन का सबसे नज़दीकी संबंध जो होता है वो उद्देश्य से होता है। एक क्वेश्चन से दूसरे क्वेश्चन को रिलेट करके देखेंगे तो आप काफ़ी सही कर पाएंगे, और हर क्वेश्चन एक दूसरे से बंधा हुआ जुड़ा हुआ होता है। करते रहेंगे आप तो करते करते आपकी प्रैक्टिस बन जाएगी और आप आगे बहुत अच्छा कर पाएंगे। एक से दो बार, एक बार में समझ में नहीं आता फ्रेंड्स तो दो बार हमारी वीडियोस को देखिए, पॉज करके देखिए, पहले खुद से लगा के देखिए कि नहीं मैं इस क्वेश्चन का क्या होगा,
आपका तर्क कहाँ तक जाता है, उसके बाद समझिए हमारे तर्क को, और मैच कर जाता है तो बिल्कुल आप वहाँ पे पहुँच जाते हैं, और नहीं मैच कर पाता है तो फिर कोशिश कीजिए, एक दो बार देखेंगे आप तो आराम से कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वाधिक प्रभावशाली शिक्षण सामग्री है। देखिए सर्वाधिक प्रभावशाली वो शिक्षण सामग्री जो सबसे ज़्यादा इफेक्टिव हो बच्चे की टीचिंग में, तो वो कौन सा हो सकता है? अप्रक्षेपित, प्रत्यक्ष अनुभव, प्रक्षेपित, और उनमें इनमें से कोई नहीं। अब देखिए इनमें से कोई नहीं को छोड़ दीजिए आप, बिल्कुल प्रक्षेपित और अप्रक्षेपित। जो प्रक्षेपित किया जाए और अप्रक्षेपित, जो प्रभाव डाले ना प्रभाव डाले, प्रक्षेपित प्रक्षेपित करना और अप्रक्षेपित, और प्रत्यक्ष अनुभव। तो आप देख रहे हैं कि सर्वाधिक प्रभावशाली शिक्षण प्रत्यक्ष अनुभव, मैंने कहा कि क्वेश्चंस एक दूसरे से कोरिलेट होते हैं, तो प्रत्यक्ष अनुभव जो चीज़ है, प्रत्यक्ष अनुभव क्या है? एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस से बच्चा या कोई भी बहुत ज़्यादा सीखता है। अपने लाइफ में जो भी कुछ एक्सपीरियंस हुआ, जो भी कुछ अनुभव हुआ, उससे इंसान सीखता है। तो सर्वाधिक प्रभावशाली जो शिक्षण है वो एक्सपीरियंस होता है, अपना खुद का अनुभव होता है। कोई भी चीज़ बताने, रटाने, समझाने से सबसे बेस्ट होता है प्रत्यक्ष अनुभव, हम खुद उस चीज़ को महसूस करें, तो वो जो होता है ज़्यादा समय तक के लिए बना रहता है कि उसको मैंने खुद करके महसूस किया है। तो प्रत्यक्ष अनुभव आपका यहाँ पे बेस्ट हो जाएगा। सर्वाधिक प्रभावशाली शिक्षण अगर कुछ है तो वो आपका प्रत्यक्ष अनुभव है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, वस्तुनिष्ठ परीक्षण की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता है। देखिए वस्तुनिष्ठ परीक्षण की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता अब क्या होगी? विश्वसनीयता होगी, वैधता होगी, वस्तुनिष्ठता होगी, या ये सभी होगी? वस्तुनिष्ठ परीक्षण के बारे में पूछ रहा है। देख दोस्तों, जो वस्तुनिष्ठ परीक्षण होता है वो विश्वसनीय होता है, विश्वसनीय होना चाहिए। परीक्षण की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता यही होती है कि वस्तुनिष्ठ जो है विश्वसनीय होता है। अब यहाँ पे राइट ऑप्शन तो आपका हो जाएगा फर्स्ट, विश्वसनीयता। अब आप सोचेंगे विश्वसनीयता क्या है, वैधता क्या है, वस्तुनिष्ठता क्या है? तो हम ये बताएं कि देखिए विश्वसनीयता वो चीज़ होती है कि किसी भी मतलब विश्वसनीयता किसी चीज़ का, जैसे मान लीजिए परीक्षा है, एग्ज़ाम है, हम किसी बच्चे का एग्ज़ाम लेते हैं तो किसी भी चीज़ का अगर परीक्षण किया जाए तो उसका रिजल्ट अगर सेम आए, अभी एग्ज़ाम हम लें, यहाँ बैठा के लें तो भी सेम हो, अगर कहीं दो चार लोगों के बीच में बैठा है बच्चा तो भी सेम है, और उसको अलग करके भी बैठा के अगर एग्ज़ाम लिया गया तो भी वही परीक्षण वही रिजल्ट मिलता है हमें, तो वो रिजल्ट जो है विश्वसनीय होगा कि हम उस पर भरोसेमंद, विश्वसनीय भरोसेमंद की जो है बिल्कुल फैक्ट है, सही है। जैसे कहेंगे कि अगर कई लोगों के बीच में है तो आपको विश्वास नहीं हो रहा, तो अगर अलग बैठा करके भी बच्चे का परीक्षण ले लिया जाए तो भी अगर उसी तरीके का रिजल्ट बनता है, वही तरीके का क्वेश्चन, उसी तरीके के आंसर आपको मिलते हैं, तो वो विश्वसनीय है। तो इस चीज़ को विश्वसनीय कहते हैं। और वैधता, वैधता पे अगर आए तो वैधता का मतलब ये हो गया, वैधता विश्वसनीयता वस्तुनिष्ठता, वस्तुनिष्ठता से दोस्तों क्वेश्चन बनते हैं, तो इसलिए मैं सोच रही हूँ कि तीनों चीज़ों को डिफाइन कर देना ज़रूरी है कि वैधता क्या है। वैधता देखिए दोस्तों वो है कि जिस चीज़ के लिए कराया जाए, कोई भी चीज़ जिस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए, जिस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए हम कोई परीक्षण कराते हैं और वो उद्देश्य की प्राप्ति हो जाए तो वो वैध है। जैसे वैध मतलब होना चाहिए बिल्कुल वही जो कि जिसके योग्य वो है। मान लीजिए कि फोर्थ क्लास का बच्चा है या फिफ्थ का है या टेंथ का है, कोई भी एक मानक आप रख लीजिए, मानक के अनुसार कार्य किया गया तो वो वैध है। टेंथ क्लास का बच्चा है और टेंथ का वो एग्ज़ाम देने लायक है, टेंथ में पढ़ रहा है, और आप उसे क्वेश्चन दे दिए बीएससी का, तो ये बिल्कुल भी वैध नहीं होगा। मान लीजिए आप ही एग्ज़ाम देने बैठे हैं और आपके जो पेपर है उसमें मानक तो है 1 to 5 के बच्चों के लिए, और दे दिया गया जूनियर लेवल का क्वेश्चन, हाई लेवल का क्वेश्चन, तो वो वैध नहीं माना जाएगा। वैधता वो होती है जो जिसको माना जाए, मानक जो है वो मानक को पूरा करता हुआ रहे। और वस्तुनिष्ठता, वस्तुनिष्ठता में दोस्तों देखिए परीक्षण करने वाले की मानसिक स्थिति जो होती है, उसकी मानसिकता का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए, किसी भी तरह का मानसिकता का प्रभाव। जैसे हर समय मस्तिष्क मानसिक स्थिति एक जैसी नहीं होती है, लेकिन मानसिक स्थिति कैसी भी हो, रिजल्ट, परीक्षण जो है, रिजल्ट जो है एक ही आना चाहिए। ये नहीं कि आज थोड़ा सा दिमाग मतलब घर पर कुछ हुआ है या कहीं किसी से कुछ अनबन हुई है तो वहाँ पे अलग तरीके से उसे हम फेस करें न, वहाँ पे जैसे कॉपी जांचते समय अगर मूड डिस्टर्ब है तो उसी बच्चे को किसी टीचर ने पूरा मार्क्स दिया, किसी टीचर ने कम दिया, किसी टीचर ने, तो वो उनके अपने अपने माइंड सेट पे डिपेंड करता है कि कौन किस टीचर का माइंड सेट उस चीज़ के लिए कैसा है, उस समय उसका
वो कैसा उसका माइंडसेट कैसा है, तो उस चीज़ का मस्तिष्क का जो होता है प्रभाव बिल्कुल भी नहीं पड़ना चाहिए। बिल्कुल वस्तुनिष्ठता ही एक तरीके से कहेंगे तो विश्वसनीयता होती है कि जो है वो फैक्ट सही होना चाहिए, चाहे किसी भी सिचुएशन में वो सही होना चाहिए, वस्तुनिष्ठता। तो यहाँ पर देखिए वस्तुनिष्ठ परीक्षण की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता है क्योंकि वो विश्वसनीय होता है। तो यहाँ पे आप विश्वसनीयता, वैधता और वस्तुनिष्ठता आई होप समझ पाए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कौन सा कार्य अध्यापक से संबंधित नहीं है। अब देखिए एज अ टीचर आप क्या कुछ करेंगे, योजना बनाएंगे, मार्गदर्शन करेंगे, शिक्षण करेंगे या बजट बनाएंगे। तो दोस्तों बजट बनाने जैसा कोई कार्य नहीं होता है, तो यहाँ पे तो ये फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन हो गया। और आप जान भी लें कि योजना बनाना, लेसन प्लान वगैरह बनाना होता है। शिक्षण क्रिया तो करना ही है, एज अ टीचर आप एक शिक्षण हो तो शिक्षण क्रिया, शिक्षक हैं तो शिक्षण क्रिया करना ही है। मार्गदर्शन भी आपको बच्चों को देना है कि कब कहाँ क्या सही है, बच्चों को सही मार्ग पर ले जाने के लिए मार्गदर्शन, योजना और शिक्षण क्रिया ये तीनों होंगे। क्वेश्चन की फॉर्म नेगेटिव है, ये आप ध्यान रखेंगे। तो अगर क्वेश्चन की फॉर्म नेगेटिव है तो आंसर आपका हो गया नहीं होगा। क्या संबंधित नहीं है अध्यापक से, तो वो बजट बनाना, बजट बनाना एक टीचर का काम नहीं है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आई होप आप इस क्वेश्चन को एंजॉय किए होंगे। और पेडागोजी है ये, तो पेडागोजी में अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन ही होते हैं, तो इस समझ को आप समझने की कोशिश करेंगे। दोस्तों देखिए आपको एग्ज़ाम देना है तो जोश और जुनून से पूरी तरीके से लग जाइए। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसको कि बार बार करने से अभ्यस्त हो जाता है इंसान, तो बार बार कीजिए, देखिए वीडियोस को बार बार देखिए और उसके बाद प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस करेंगे, इस वीडियो को देख करके प्रैक्टिस करेंगे तो बिल्कुल आप कर पाएंगे। तो दोस्तों सब कुछ कोई इंसान दावा नहीं कर सकता किसी चीज़ का कि नहीं वो चीज़ आपको करा ही देंगे। हाँ, अगर आप में वो जोश है, आप में वो जुनून है, आप में वो करने की क्षमता है और आपने ठान लिया है कि मुझे इस बार क्लियर करना ही है, तो उसके लिए आप प्रयत्नशील रहेंगे और वीडियोस देखेंगे। जहाँ समझ में नहीं आएगा उस तरीके की चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे वीडियो देखकर, और उसको अपने लाइफ में अप्लाई ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। प्रैक्टिस सेट ज़रूर कीजिएगा क्योंकि वहाँ पर जाकर एग्जामिनेशन हॉल में आप ही को करना है। तो ऐसे आप करेंगे तो 100% आप कर पाएंगे। दोस्तों बस आज के लिए इतना ही। किसी भी तरह की क्वेरी हो, कुछ भी पूछना चाहें तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। और कैसा लगा हमारा प्रयास लाइक कर दीजिए अगर अच्छा लगा हो, पसंद आया हो तो। और दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए जिससे कि आपको डेली नोटिफिकेशन प्रेस को ऑन कर दीजिए, डेली आपको वीडियोस मिलते रहें और आपकी तैयारी होती रहे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।